ओके बच्चों, जो हमें पता होनी चाहिए कि periodicity 80 के करीब एलिमेंट्स अरेंज कर लिए, तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया, तो उन्होंने सोचा यार इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए किसी एक टेबल की फॉर्म में। तो बहुत सारे पहले मेथड्स यूज होते रहे, ओवर 100 ईयर्स लगे आज का जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास इसको पहुंचने के लिए। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सबसे सिंपलेस्ट सबसे कम प्रोटॉन नंबर है 1। सबसे, फिर उसके बाद हीलियम है जिसका प्रोटॉन नंबर है 2। फिर उसके बाद कौन है? लिथियम है जिसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 3। फिर बेरिलियम है जिसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 4। फिर बोरॉन है जिसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 5। फिर कार्बन है जिसका प्रोटॉन नंबर 6। फिर नाइट्रोजन है जिसका प्रोटॉन नंबर 7। फिर ऑक्सीजन है जिसका प्रोटॉन नंबर 8। फिर फ्लोरीन है जिसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 9। और फिर नियोन है जिसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 10। एंड सो ऑन। फिर आगे आ जाएं, फिर सोडियम है जिसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 11। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दे आर अरेंज्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन नंबर। कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन नंबर के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन नंबर के हिसाब से इनको हमने अरेंज कर लिया लाइक दिस, ये। कि ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन नंबर के हिसाब से हम इसको यूं अरेंज कर लेते हैं, ये। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जब आप इनको अरेंज करते हैं तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स आते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और ये जो हॉरिजेंटल रोज आती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड्स, राइट। सो हियर आर द कॉलम्स जो वर्टिकल हैं, इनको आप कहते हैं ग्रुप्स। और हियर आर व्हाट? पीरियड्स। Okay, so elements arranged on the basis of proton number or atomic number, increasing order from left to right. कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में? देयर आर 8 ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स और द ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। और जो हॉरिजेंटल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं, बट बाद में बात करते हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैज सेम नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल विच इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। यानी जो ग्रुप नंबर 1 है उसका वैलेंस शेल भी फर्स्ट होगा, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह जो भी ग्रुप नंबर होगा उसका वही वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन का ग्रुप नंबर 4 है तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये वो कह रहा है कि जो ग्रुप नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल भी होते हैं। ओके। और एक एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं डाउन द ग्रुप। 8 जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो ये वाले हैं, इधर देखें। ये ग्रुप 1 है बच्चों, ये ग्रुप 2 है, फिर ये बीच में ट्रांजिशन है, ये ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। तो ये 8 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट। कुछ ग्रुप्स को हमने नाम भी दिया हुआ है, जैसे ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 7 को हैलोजेंस बुलाते हैं, ग्रुप 8 को नोबल गैसेस कहते हैं। ओके। तो ये लिख लीजिए कि ग्रुप 1 आर नोन एज एल्कली मेटल्स, ग्रुप 7 आर नोन एज हैलोजेंस, ग्रुप 2 आर नोन एज एल्कली मेटल्स, ग्रुप 7 आर नोन एज हैलोजेंस, ग्रुप 8 और ग्रुप 0 नोबल गैसेस कहते हैं उनको। अब आ जाते हैं पीरियड्स के ऊपर। ग्रुप्स के बारे में क्लियर हो गया।
ये वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और वो भी होते हैं जो ग्रुप नंबर होता है, इसकी वजह से भी सेम होती है। पीरियड्स आ जाए, देर आर 7 पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज जो है वो 7 है। तो देखो बच्चों, ये पीरियड 1 है। पीरियड 1 में सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखो ये पीरियड 1 है, फिर ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 है, ये पीरियड 5 है। तो जो हॉरिजेंटल रोज हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, ओके। तो लिखिए जरा, देर आर 7 पीरियड्स हॉरिजेंटल रोड्स इन द पीरियोडिक टेबल। The elements present in one period will have same number of shells. Both physical chemical properties change across the period. Number of shell is equal to the period number of that element in the periodic table. यानी जितने shells होंगे वो period number भी होगा। जी बच्चे, yes, horizontal rows are periods. There are 7 periods, यानी rows are periods। पहले लिखना है और फिर लिखना है there are 7 periods in the periodic table. The elements in one have same। एक पीरियड में जितने एलिमेंट होते हैं उनके शेल एक ही होते हैं। फिजिकल सेम होती है, ओके। और जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो पीरियड नंबर के इक्वल होते हैं। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? जी सर। ओके, लिख लिया ये सारा। सो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस बेस पे अरेंज होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, पीरियड में कैसे बिहेव करते हैं। इज इट क्लियर? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या लिंक है? अब आ जाते हैं आगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल बच्चों मेटल्स को रखा जाता है, और राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स होती हैं। सो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है क्रॉस द पीरियड। जिस भी पीरियड में आप जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। अब इसी के बीच में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हम रखते हैं। तो देखो बच्चों, ये देखें, यहां बीच में यूं ये वाले जो होते हैं ये मेटल्स बुलाते हैं। मेरी स्क्रीन भी नजर आ रही है ना आपको बच्चों? लैग तो नहीं है? These are known as transition. Okay. Left hand side of periodic table metals होते हैं, right hand side are non metals. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ प्लेस होते हैं, ग्रुप 2 और 3 के बीच में। और उनकी क्या खासियत होती है, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सी किसी भी पीरियड में या किसी भी ग्रुप में जब आप नीचे जाते हैं तो एटम का साइज या रेडियस हमेशा बढ़ता जाता है, और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है। यानी एक एटम का साइज बच्चों जब आप नीचे जाते हैं तो ये देखें ये बढ़ेगा यूं। ये इसका मतलब ये है, ये देख रहे हैं मेरी स्क्रीन, कि एज यू गो डाउन द साइज ऑफ एन एटम इज इंक्रीजिंग, बट इफ यू गो अलोंग दिस साइड तो साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज। पीरियड में जाओगे तो कम होता जाएगा, यूं यूं यूं। So this is what I'm saying. कि when you move across the period, the radius or the size of an atom decreases, but if you go down the group, the size or the radius of an atom always increases. क्योंकि shells add हो रहे होते हैं इस तरफ, right? इसके 2 shells हैं तो इसके 3 हो जाते हैं, इसके 4 हो जाते हैं।
सर डिक्रीज क्यों होता है? शेल्स तो सेम ही होंगे। जी, सर पीरियड में तो शेल्स सेम होते हैं ना, तो या डिक्रीज क्यों वो होता है? उसमें क्योंकि ये शेल सेम होते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाता है ना, तो न्यूक्लियस खींच के इलेक्ट्रॉन्स को पास लाता रहता है। ओके, जो न्यूक्लियस चार्ज है ना वो ज्यादा होता जाता है, प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दे पुल द इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट इट क्लोज। दैट वाज गुड क्वेश्चन। ये बच्चों याद रखना, शेल्स तो सेम है लेकिन फिर भी एटम छोटा होता जाता है क्योंकि सेंटर में फोर्स ज्यादा होती है, वो खींच के उन शेल्स को पास पास ले आते हैं। ओके, और एक और याद रखें जो हमने पहले भी लिखा हुआ है कि ये जो चार्ज ऑफ आइन होता है ना, दैट इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय ग्रुप नंबर। जैसे ग्रुप वन का चार्ज ऑफ आइन +1 होता है यूजुअली, ग्रुप टू का +2, ग्रुप थ्री +3, +4, ये भी हम यूज करते हैं, फिर -3, -2, -1 और 0। सो चार्ज ऑफ आइंस कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड बाय लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल। ऑल्दो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो डिफरेंट रूल्स यूज करते हैं, बट ओवरऑल एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि चार्ज क्या होगा इस आइन का, वो भी आप पीरियोडिक टेबल से देख के बता सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप वन के ऊपर। ग्रुप वन जो एलिमेंट्स हैं, अब आ जाए ग्रुप वन के ऊपर, इनकी डिटेल पढ़ते हैं। ओवरऑल एक जनरल आइडिया हो गया पीरियोडिक टेबल का, अब ग्रुप वन पे आ जाए। ग्रुप वन एलिमेंट्स कौन क्या है जी, लिखें जरा। ग्रुप वन एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। और ग्रुप वन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप वन, नंबर वन, पहले ये लिख लें, ग्रुप वन लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, और इनका चार्ज +1 +1 +1 +1 होता है सबका। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखिए, दे फॉर्म एट आयन विद द +1 चार्ज। नंबर टू, दे आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन कट विद द रेजर। और सबसे बड़ी बात, दे आर लो डेंसिटी। अब मेटल का सुन के लगता है कि बड़ी हाई डेंस होगी, तो मेटल्स की डेंसिटी बड़ी लो होती है। और इवन जो पहली तीन मेटल्स है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि वो पानी से भी कम डेंस है। पानी की डेंसिटी होती है ना 1 g/cm3, ये उससे भी कम है। इसलिए जब आप इन मेटल्स को पानी में रखते हो तो दे डोंट सिंक, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। लिख दिए? सर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आगे बताएंगे ना, या पहले आपने कराया हुआ है? क्या? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप बताएंगे आगे, या पहले आपने कराया हुआ है? नहीं कराया हुआ है वो हमने। जो कराया हुआ है। जी, वो रिडॉक्स वाले चैप्टर में किया था। लिख लिया जी, दे फॉर्म एन आयन विद द चार्ज ऑफ +1, दे आर सॉफ्ट मेटल्स, कैन कट विद द रेजर, दे हैव लो डेंसिटी, टॉप metals less dense than water, but density increases down the group. Lithium, sodium, potassium being less dense than water float on the surface of water. लिख लिया बच्चों? सर कैन यू शो फोर्थ पॉइंट? Are you done? मेरी आवाज आ रही है ना आपको?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। reactivity of alkali metals जी, reactivity में लिखें they are very reactive metals, the reactivity of alkali metals increases down the group as due to the increase in atomic radius or the size of an atom. थ्री तक लिखना था, फोर नहीं लिखना, ओके। increases atomic radius or the size of an atom, explain करूंगा next part में। down the group it becomes easy to lose electrons, so they form a positive ion। बच्चों क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, इधर देखो, क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है ना, इधर देखें, तो बनाना तो पॉजिटिव आइन है, तो जितना साइज बड़ा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन उससे दूर होता जाता है, तो उसको लूज करना आसान होता है इसके लिए। सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, इट इज इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ओके। सो इसलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होती जाती है। इनका एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, और वो है पानी के साथ इनका रिएक्शन। अब वो जरा गौर से सुनिएगा कैसे होता है। ये देखो बच्चों, अगर मैं सोडियम की मिसाल दूं कि सोडियम को अगर आप पानी से रिएक्ट कराते हैं, तो पानी को मैं HOH लिख देता हूं समझाने के लिए, वैसे H2O ही लिख देते हैं, तो क्या होगा देखें, Na will become what, NaOH प्लस क्या बन जाएगा, H2। जो H यहां से निकला वो H2 बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो आप इसको इस तरह भी लिख देते हो कि सोडियम सॉलिड प्लस वाटर जब रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर से, और ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, राइट। सो व्हेनेवर दे रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अब ये रिएक्शन में दो तीन चीजें हैं, इसकी आपको लिखनी होती है ऑब्जर्वेशन, कि ये रिएक्शन बहुत विग्रस होता है, ओके। हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, और क्योंकि सोडियम और पानी से लेस डेंस है, सो सोडियम कीप्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो ये बड़े मजे का रिएक्शन होता है, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि ये इट कीप्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, राइट। तो इसको लिखना ऐसे है, लिख लें, ये लिथियम के साथ भी यही होगा, और ये सिर्फ सोडियम के साथ नहीं है बच्चों। अगर मैं यहाँ लिथियम ले लेता हूं तो आप कहते हैं यही कुछ होगा, वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड हम पीछे पढ़ के आए कि हमेशा वाटर सॉल्युबल होते हैं, एल्कली में पढ़ा था, तो H2 गैस बन जाएगा। इसी तरह अगर आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड होगा तो आप कहते हैं जी वही चीज है, KOH बन जाएगा प्लस H2, ओके। सो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम से रिएक्ट करेंगे प्लस H2O, तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2। Sir, all group 1 metals. सॉरी, Sir, group 1 metal से like react करेगा only. जी ग्रुप 1 मेटल से जब भी रिएक्ट करेगा उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दीज हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए हम इनको एल्किलीज भी कहते हैं, और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करना होता है, कि आपको ऑब्जर्वेशन बतानी होती है कि लिथियम रिएक्ट्स विग्रसली विद द कोल्ड वाटर, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, melts, disappears forming colorless solution, fizzing, और the fumes of gas and the temperature increases। ये सारा कुछ आपको बच्चों रटा करना है इसके साथ, ओके। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड पानी के ऊपर घूमता रहता है, विग्रसली रिएक्ट करता है, डिसअपियर हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यही कुछ है, उसकी ऑब्जर्वेशन भी नीचे लिखनी होगी, आपने प्लीज कॉपी करना है। मूव्स क्विकली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मेल्ट्स, डिसॉल्व, डिसअपियर्स, फ्यूम्स ऑफ गैस, टेंपरेचर इंक्रीज। सो लिथियम और सोडियम के ऑलमोस्ट सेम ऑब्जर्वेशंस है, बट पोटासियम के साथ क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही है, सिर्फ फर्क देखिए कि लिथियम से सोडियम का जरा ज्यादा विग्रस रिएक्शन होता है। प्लीज इसको कॉपी करें मेरे साथ साथ। पहले लिथियम का रिएक्शन विद वाटर,
ये दोनों फॉर्म में मैंने लिखा, आप किसी एक में लिख लो। आपने हमेशा इस फॉर्म में लिखना है। ये तो मैंने दोनों में समझाने के लिए लिख दिया, आपने इस फॉर्म में लिखना है जिसको मैंने हाईलाइट किया। ऑब्जर्वेशंस जैसे मैंने कहा याद करनी होगी, लिथियम का पानी के साथ, सोडियम का पानी के साथ। सर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है? जी, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है सोल्यूशन का? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं कि जब आप लिथियम को पानी में डालते हो, दैट्स गुड क्वेश्चन, वो पूछता है आपसे, तो आप कहते हैं जी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। दोनों की ऑब्जर्वेशंस लिखनी है बच्चों, क्योंकि ये आती हैं आपको, सोडियम की भी और लिथियम की भी। अब आ जाए सर पोटासियम रिपीट की। करेंगे जो आपने बोला है? क्या चीज? लिथियम और सोडियम रिप- जब पानी से रिएक्ट करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, इसकी वजह से पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ये मैंने कहा है। ओके, गॉट इट। अब देखें पोटासियम का जो रिएक्शन है वो भी ऐसा ही है, बट वो ज्यादा विग्रेस है। तो लिखिए जरा, पोटासियम जब पानी से रिएक्ट करता है, मूव्स क्विकली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, डिसअपीयर्स, एंड हाइड्रोजन गैस, इतना विग्रेस रिएक्शन होता है कि इट कैचेस फायर। ओके, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस डाउन द ग्रुप, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा होती जाती है, तो इसलिए ज्यादा विग्रेस रिएक्शन होता जाता है। लिख लिया बच्चों? इससे नीचे वाले पानी से हैवी है, इसलिए वो पानी में फ्लोट कर जाते हैं, एयर सिंक कर जाते हैं। ओके, पर यहां तक हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट, halogens are group 7 elements. That's all about group 1. उसको on कर। halogens are group 7 elements. मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? Are you there? Can you hear me? Yes. Yes, sir. Okay, अब आ जाते हैं halogens या group 7 elements पे। That's all about the group 1 alkali metals, उनका पानी के साथ reaction, how their reactivity varies down the group। अब आ जाए ग्रुप 7 या halogens के ऊपर। ग्रुप 7 या halogens, दे आर फ्लोरीन। पहले इनके नाम लिखें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एसेटीन है। नंबर 1, दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखिए, नंबर 1 सबसे पहले, ये वो एलिमेंट्स हैं बच्चों जो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं।
आप फ्लोरीन को कभी एफ नहीं लिखते, आप F2 लिखते हैं। क्लोरीन को Cl नहीं लिखते, Cl2 लिखते हैं। जबकि आपने ऊपर देखा सोडियम को तो हम Na लिखते हैं, बाकी एलिमेंट्स को तो लिथियम को Li लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, उनके साथ 2 नहीं लगाते एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे एग्जिस्ट इन व्हाट? डायटोमिक स्टेट। F2Cl2 Br2 I2 एंड At2। फिजिकल स्टेट्स क्या है इनकी? What are their physical states? Fluorine, chlorine are what? Gases. Bromine is a liquid. Iodine is a solid, and acetylene is a solid. Look at their colors. Look at their colors. Fluorine is a pale yellow gas. Chlorine is a greenish yellow. Bromine is a red brown. Iodine is a gray black solid. Iodine aqueous is a brown. Iodine gas is a purple vapors. Acetylene is a black solid. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप कलर्स देखें तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं? डार्कन हो रहे हैं, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो कलर डार्कन्स डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्योंकि ये पेल येलो था, ये ग्रीनिश येलो है, ये ब्राउन है, ये ब्राउन है। आयोडीन के तीन कलर जैसे लिखें कि सॉलिड में और कलर होता है, पानी ब्राउन। सो दो ही सवाल वो आपसे पूछते हैं कि कलर को क्या होता है डाउन द ग्रुप, आप कह रहे हैं डार्कन होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनके लिए? जो उनकी इनकी थी क्योंकि साइज बढ़ता है तो बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, मैं क्या बता रहा था कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? The reactivity of halogen decreases down the group. Radius increases, it become difficult to gain electron, hence less reactive हो जाते हैं। ओके, क्योंकि जब ये रिएक्ट करते हैं दे हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो लिख लीजिए दे बिकम F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं। नंबर वन, इनका रिएक्शन है जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Adding the displacement reactions of halogens। अब ये बात आपने गौर से सुननी है। What is the displacement reactions? देखो बच्चों, होता ही है कि हम कहते हैं कि ये फ्लोरीन है ना, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है।
तो जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ऊपर होगा वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, यूं तो क्या होगा, ये फ्लोरीन इस क्लोरीन को यहां डिस्प्लेस कर देगा। यानी कोई उसका सॉल्ट होगा ना, तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव है जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे क्लोरीन देखिए, इसको अगर आप NaBr से रिएक्ट कराएंगे तो आप कहते हैं हाँ ये इसको डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से ऊपर है। लेकिन अगर आप क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं फ्लोरीन के किसी कंपाउंड से जैसे NaF से, तो फिर आप कहते हैं नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको समझ आ गई है कि मोर रिएक्टिव हैलोजन कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। सो जब भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देगा ये। ओके, जो भी ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को, राइट। और देखें ये क्या बन जाएगा, जब इसे डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या बनेगा, NaF प्लस Cl2। तो जो Cl डिस्प्लेस होगा वो जाहिर ऑब्वियसली आपको पता है क्लोरीन मोनोटॉमिक नहीं एग्जिस्ट कर सकता। सर ये Cl2 प्लस NaF Na, क्यों है? क्योंकि जो फ्लोरीन है उसने क्लोरीन की जगह ले ली ना। इसी तरह ये देखो क्लोरीन ब्रोमीन की जगह ले लेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। लेकिन ब्रोमीन जो डिस्प्लेस होगा वो Br2 होगा। इसी तरह ये ClF को की नहीं डिस्प्लेस कर सकता, सो नो रिएक्शन होगा। बाकी आप इसको बैलेंस कर लेंगे। आप कह रहे हैं अच्छा इधर 2 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो सही इसको भी। NaCl ये एक्वस क्यों है? क्या ये NaCl एक्वस क्यों है? जी, NaCl सॉलिड से वो नहीं रिएक्ट करता ना। यानी आपको NaCl लेना है, नमक लेना है, उसको पानी में डिसॉल्व करना है, फिर फ्लोरीन को उसमें से पास करना है, और ये भी एक्वस होता है, तब ये रिएक्शन होते हैं। तो हमने ये कहा, इसको लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लिखिए कि more reactive halogen can displace a less reactive halogen from aqueous solution of its salt. A more reactive halogen can displace a less स्पीकर NaF देता है, लेकिन साथ जो वो ग्रीनिश येलो होता है। Reaction of, so displacement reaction of halogen is also accompanied by the color change. Okay. Which indicates the displacement reaction has happened, जिससे ये भी पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सो जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज अ कलर चेंज। क्योंकि शुरू में जब आपकी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो तो कलरलेस होता है, यानी हैलोजेंस का सॉल्ट कलरलेस होता है। लेकिन जब हैलोजन खुद बनता है तो वो कलर्ड होता है। तो जब वो डिस्प्लेस होता है तो उसी बीकर में हैलोजन क्योंकि खुद बन जाता है, तो इसलिए उसकी वजह से कलर आ जाता है हमेशा। यहाँ रुक जाते हैं, वैसे तो ये रिडॉक्स भी हैं, कल इसके रिडॉक्स होने के ऊपर बात करेंगे, राइट। सो हैलोजेंस, उनकी रिएक्टिविटी और उनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे इसी को कि ये कैसे रिडॉक्स कैसे है। ओके, कोई क्वेश्चन है तो अभी तक पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। पीरियोडिक टेबल ही